जरा सोचिए, करोड़ों लोग, एक नया नया आजाद देश, और उसके लिए एक संविधान बनाना, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। ये तो समझिए एक पूरे राष्ट्र का ब्लूप्रिंट तैयार करने जैसा था। एक ऐसा सफर जो दशकों की उम्मीद हो, संघर्ष हो और न जाने कितनी बहसों से भरा हुआ था। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक विचार से देश बनता कैसे है। एक संप्रभु आजाद भारत का जो सपना था, उसे एक ठोस मतलब एक कानूनी और राजनीतिक सच्चाई में कैसे बदला गया। चलिए इसी पूरी प्रक्रिया को करीब से देखते हैं। ये जो टाइमलाइन सामने है ना, इसे इस पूरे सफर का एक नक्शा समझिए। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अपना शासन और अपना संविधान बनाने की मांग कोई एक दिन में नहीं उठी थी। नहीं, ये तो एक बहुत लंबा और लगातार चलने वाला संघर्ष था, जो वक्त के साथ और मजबूत होता गया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल पहले दौर से शुरू करते हैं। ये वो वक्त था जब भारतीयों ने पहली बार अपने देश के लिए, खुद के लिए एक संवैधानिक ढांचे के बारे में सोचना शुरू किया। यहीं से ये पूरा विचार कह सकते हैं आकार लेने लगा। तो ये कोई एक घटना नहीं थी, ये एक पूरी प्रक्रिया थी। देखिए, 1895 के स्वराज विधेयक से बात शुरू हुई और 1935 में कांग्रेस की आधिकारिक मांग तक पहुंची। इन 40 सालों में ये विचार धीरे धीरे और भी ज्यादा मजबूत होता गया। हर एक कदम ने इस मांग को और ज्यादा साफ और बुलंद बनाया। तो जाहिर है, जब ये मांगें इतनी मजबूत हो गईं, तो ब्रिटिश सरकार को भी जवाब देना पड़ा। उन्होंने कुछ प्रस्ताव सामने रखे, लेकिन उन प्रस्तावों से कोई हल नहीं निकला, बल्कि संघर्ष और बढ़ गया। आइए देखते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। तो आखिर इन दोनों प्रस्तावों में दिक्कत क्या थी? देखिए, चाहे वो ऑगस्ट प्रस्ताव हो या क्रिप्स मिशन, दोनों में से किसी ने भी पूरी आज़ादी की बात नहीं की। वो भारत को डोमिनियन स्टेटस तो दे रहे थे, मतलब कहने को तो भारत अपने अंदरूनी मामलों में आज़ाद होगा, लेकिन असली कंट्रोल, जो आखिरी फैसला है, वो तो ब्रिटिश क्राउन के ही हाथ में रहता। और भारतीय लीडरशिप अब इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। और बस यहीं से बात एक ऐसे मोड़ पर आ गई जहां से वापसी मुश्किल थी। अब किसी भी तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। एक तरफ कांग्रेस ने साफ कह दिया कि उन्हें अब सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम लीग ने एक अलग पाकिस्तान की मांग रखकर इस पूरे संघर्ष को और भी पेचीदा बना दिया। तो इस पूरे गतिरोध के बीच आया कैबिनेट मिशन। ये एक बहुत ही अहम मोड़ था। वाकई मिशन ने एक अलग पाकिस्तान की मांग को तो खारिज कर दिया, लेकिन उसने आखिरकार उस एक मांग को मान लिया जो दशकों से चल रही थी कि हाँ, भारतीय लोग खुद अपनी संविधान सभा बनाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं उस संस्था की जिसे असल में संविधान लिखने का जिम्मा मिला था, यानी संविधान सभा। आखिर ये बनी कैसे, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और उस वक्त का राजनीतिक माहौल कैसा था। हम डिटेल्स में जाएं उससे पहले जरा इस माइंड मैप को देखिए। यह हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाता है। यह सभा की जो पूरी बनावट थी, कितनी जटिल थी, उसे कितने अच्छे से हमारे सामने रखता है। सदस्यों की संख्या से लेकर पहली बैठक तक सब कुछ एक ही जगह पर। 389 ये वो संख्या थी जो तय हुई थी पूरे अविभाजित ब्रिटिश भारत, और जो रियासतें थीं उनके करोड़ों लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए कुल 389 सीट्स। और ये चार्ट एकदम साफ साफ दिखाता है कि ये सीटें बंटी कैसे थीं। यहां देखने को मिलता है कि ब्रिटिश कंट्रोल वाले भारत के प्रतिनिधियों का बहुमत था, और जो 93 सीटें थीं वो रियासतों के लिए थीं। यहां एक फर्क था, इन सीटों पर प्रतिनिधि चुने नहीं जाने थे, बल्कि उन्हें वहां के राजाओं को नॉमिनेट करना था। तो जो ब्रिटिश भारत की 296 सीटें थीं, उन पर जब चुनाव हुए तो नतीजे बिल्कुल साफ थे। कांग्रेस ने 208 सीटों के साथ एक तरफा जीत हासिल की, और इसी जीत ने संविधान सभा में उसकी मजबूत स्थिति तय कर दी। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली। 9 दिसंबर 1946 ये वो तारीख है जब सभा की पहली ऐतिहासिक बैठक हुई। इसमें जो प्रमुख चेहरे थे, उनमें अध्यक्ष के तौर पर थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव जैसे काबिल लोग, जिनका काम था पूरे कानूनी ढांचे का खाका तैयार करना। तो अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, मतलब संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की प्रक्रिया पर। यह एक बहुत बहुत बड़ा काम था, और इसके लिए जबरदस्त मेहनत और एक मजबूत संगठन की जरूरत थी। देखिए, इतना बड़ा काम कोई एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता था, तो काम को कई कमेटियों में बांटा गया। इस टेबल में साफ दिखता है कि कैसे देश के बड़े बड़े नेताओं ने अहम भूमिकाएं निभाई। जैसे नेहरू ने यूनियन पावर्स कमेटी संभाली, तो पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति। लेकिन इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी। और ये थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी, इसकी कमान थी डॉक्टर BR अम्बेडकर के हाथ में।
और इसी कमेटी को संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार करने का सबसे बड़ा और सबसे जिम्मेदारी भरा काम सौंपा गया था। सोचिए, इन 7 सदस्यों के कंधों पर वो कानूनी दस्तावेज बनाने का भार था जो आज भी हमारे आधुनिक भारत की नींव है। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। ये संख्या अपने आप में ही पूरी कहानी कह देती है। करीब करीब 3 साल। इस दौरान 11 सत्र हुए और एक एक शब्द पर घंटों बहस हुई, विचार विमर्श हुआ। ये उस दौर के नेताओं के समर्पण का एक बेहतरीन उदाहरण है। तो अब हम इस कहानी के क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वो समय जब संविधान को आखिरकार अपना लिया गया और एक गणतंत्र का जन्म हुआ। ये कुछ आखिरी और सबसे अहम पड़ाव थे एक राष्ट्र के बनने के। राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने से लेकर संविधान के लागू होने तक हर एक घटना ने इस नए राष्ट्र की पहचान को और भी पक्का कर दिया। और फिर वो दिन आ ही गया, 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान सभा का काम पूरा हुआ। उस दिन 284 सदस्यों ने इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत किए और इसे भारत के लोगों की तरफ से अपना लिया गया। लेकिन एक सवाल उठता है, जब संविधान 26 नवंबर को अपना लिया गया था तो उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? ये एक सिंबॉलिक फैसला था। ऐसा 1930 में रावी नदी के किनारे की गई पूर्ण स्वराज की घोषणा को सम्मान देने के लिए किया गया था। उसी घोषणा ने आज़ादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। तो जब हम इस पूरे सफर को देखते हैं, एक छोटे से विचार से लेकर एक पूरे संविधान तक, तो ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। ये जो लगभग 3 साल की असाधारण मेहनत थी, ये सिर्फ एक किताब लिखने के लिए नहीं थी, ये एक राष्ट्र की नींव रखने के लिए थी। और सवाल यही है कि आज हम सब के लिए इस विरासत का क्या मतलब है।